हेलो लर्नर्स एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम करने वाले हैं द वेस्टलैंड का सेकंड सेक्शन जिसका टाइटल है अ गेम ऑफ चेस। इसका फर्स्ट सेक्शन द बरियल ऑफ द डेड और इसका डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मैं 2 सेपरेट वीडियोस में कर चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। सेकेंड सेक्शन का टाइटल क्या है? अ गेम ऑफ चेस। तो जो अ गेम ऑफ चेस है वो आता है थॉमस मिडल्टन का एक बहुत फेमस प्ले है विमेन बिवेयर विमेन। थॉमस मिडल्टन अर्ली 17th सेंचुरी के एक बहुत मशहूर प्ले राइट थे। अब टाइटल ये क्यों है और इससे क्यों इंस्पायर्ड है कि जो ये प्ले है विमेन बिवेयर विमेन, इसके बाद सेकंड में जो इस प्ले के अंदर मदर इन लॉ है वो उनको बिजी रखा जाता है गेम ऑफ चेस में, एक चेस के शतरंज के खेल में, ड्यूरिंग विच टाइम जो डॉटर इन लॉ है उसकी शी इज बीइंग सेड्यूस्ड। किसके द्वारा? ड्यूक के द्वारा। तो अगेन वो जो सेक्स के बारे में पूरे पोएम में वो फर्स्ट पार्ट में भी बात कर रहा था कि हाउ द मॉडर्न मैन हैज बिकम डीजेनरेट और कैसे वो आज के टाइम में सेक्स फॉर देम इज ओनली फॉर प्लेजर और उसका कोई भी स्पिरिचुअल सैंक्टिटी नहीं रही है उस एक्ट के साथ। तो ये वाली थीम को रिप्रेजेंट करता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, मॉडर्न वर्ल्ड में, विच देयरफॉर हैज बिकम द कॉज ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट के साथ। The chair she sat in like a burnished throne glowed on the marble where the glass, held up by standards wrought with fruited vines, from a golden cupidon peeped out. Another hid his eyes behind his wing, doubled the flames of 7-branched candelabra, reflecting light upon the table as the glitter of her jewels rose to meet it from satin cases poured in rich profusion. पोएट स्टार्ट करता है डिस्क्राइब करना एक रिच और फैशनेबल लेडी है। अब ये लेडी कौन है, ये शी कौन है? जो हमने फर्स्ट सेक्शन में द बरियल ऑफ द डेड में जो मैडम सोसोस्ट्रस जिनको डिस्कस किया था, जिनको एपिथेट्स दिए गए थे जैसे लेडी ऑफ द रॉक्स, लेडी ऑफ द सिचुएशंस, उनको डिस्क्राइब करती है। ये जो लेडी है मैडम सोसोस्ट्रस, ये एक बहुत रिच और फैशनेबल लेडी दिखाई गई है जो कि हाई क्लास को बिलोंग करती है। तो पोएट स्टार्ट करता है उसके बेडरूम को डिस्क्राइब करना, उस टेबल को जो उसकी ड्रेसिंग टेबल है उसको डिस्क्राइब करने से स्टार्ट करता है। कहता है द चेयर शी सैट इन, जिस चेयर पे वो बैठी थी, दैट शोन ब्राइटली, जैसे जो थ्रोन था उसके अंदर जैसे जूल्स जड़े हों, यानी कि हीरे मोती जड़े हों उसके अंदर। जो उसकी ड्रेसिंग टेबल थी वो मार्बल की बनी हुई उसकी ड्रेसिंग टेबल वो भी ग्लो कर रही थी और उसकी ड्रेसिंग टेबल में जो कांच था, जिन पिलर्स से वो सपोर्टेड था, जो लकड़ी के पिलर्स से वो सपोर्टेड था, वो लकड़ी के पिलर्स के अंदर भी क्या कार्व कर रखा था? जैसे वाइन क्रीपर्स। वाइन क्रीपर्स क्या होते हैं? जैसे जिनमें वो अंगूर वगैरह नहीं उगते, जो वो बेलें होती है, तो दैट वो वाज बीइंग कार्व्ड उन पिलर्स के अंदर। और वो जो वाइन्स थी, अब बेलें होती है ना अंगूरों की, तो उसके अंदर से वो सीन डिस्क्राइब करता है क्या कि उसके अंदर से जैसे एक क्यूपिडॉन यानी कि क्यूपिड। फिर वो डिस्क्राइब करता है कि वो जो वाइन्स थी, अंगूर की जो वो वाइन्स थी, उसके अंदर से क्यूपिड जो था, गोल्डन क्यूपिड झांक रहा था। और एक और क्यूपिड जो था, अनदर क्यूपिड, अनदर हिड हिज आईज बिहाइंड हिज विंग। तो उसमें से एक जो दूसरा क्यूपिड था वो उसको कैसे दिखाया गया था कि जैसे वो अपनी आंखें अपने विंग्स से छुपा रहा हो। अब कैंडेलाब्रा क्या होता है? वो अगर आपने पुराने जमाने में देखा होगा तो वो जो जैसे एक स्टैंड सा नहीं होता जिसके अंदर वो 3-4 कैंडल्स रखी होती हैं। तो पोएट कहता है कि जो उसका वो ग्लास था, लुकिंग ग्लास था, और जो उसकी ग्लोइंग टेबल थी, वो उस ब्राइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो कि इन कैंडल्स से, जो ये कैंडेलाब्रा में कैंडल्स थी, इनसे आ रही थी। और इसलिए वो जो ये लाइट थी, जो ब्राइटनेस थी लाइट की, वो भी दुगनी हो गई थी। रिफ्लेक्टिंग डबल द फ्लेम्स ऑफ 7-branched कैंडेलाब्रा। ये 7 ब्रांच का कैंडेलाब्रा था, इसके अंदर 7 मोमबत्तियां इकट्ठी खड़ी हो सकती थी। रिफ्लेक्टिंग लाइट अपॉन द टेबल एज द ग्लिटर ऑफ हर ज्वेल्स रोज टू मीट इट। अब जो उसके ज्वेल्स थे वो एक सैटिन का केस था, उसमें से निकाल के बाहर टेबल पर बिखरे हुए थे। फ्रॉम सैटिन केसेस पोर्ड इन रिच प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन होता है बहुत सारे, प्लेंटी में, अबंडेंस में। और जो वो जूल्स थे वो भी उस ब्राइट लाइट में चमक रहे थे, और जो उनकी चमक थी वो लाइट को और दुगना कर रही थी। अब आते हैं रेफरेंसेस पर। द चेयर शी सैट इन लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, ये लाइंस जो हैं क्लोज पैरोडी हैं।
एंटनी और क्लियोपैट्रा में, जो शेक्सपियर का बहुत फेमस प्ले है, उसमें जब इनोबार्बस डिस्क्राइब करता है क्लियोपैट्रा की बोट को रिवर के अंदर जब वो होती है, तो ये बहुत बहुत फेमस लाइंस है उसकी। अब जब वो यहाँ पर बाद में ग्लोड ऑन द मार्बल वेयर द ग्लास हेल्ड अप बाय स्टैंडर्ड्स, जब ये उसका बेडरूम और ड्रेसिंग टेबल डिस्क्राइब करता है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये शेक्सपियर का एक और फेमस प्ले है सिम्बलीन करके, उसमें जो एक कैरेक्टर है इमोजिन, उसकी जो शेक्सपियर की डिस्क्रिप्शन है उसके बेडरूम की, तो ये वहां से इंस्पायर्ड है। ये जो स्टैंडर्ड्स वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? वुडन लेग्स या फिर पिलर्स। रॉट का मीनिंग जैसे मैंने बताया था कार्फ। मूविंग ऑन, इन वाइल्स ऑफ आइवरी एंड कलर्ड ग्लास अनस्टॉपर्ड लर्ग्ड हर स्ट्रेंज सिंथेटिक परफ्यूम्स, अनग्वेंट पाउडर्ड और लिक्विड। अनग्वेंट क्या होता है? अनग्वेंट एक सॉफ्ट ग्रीजी सा सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी सतह को लुब्रिकेट करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अनग्वेंट पाउडर्ड और लिक्विड, troubled, confused, and drowned the sense in odors, stirred by the air that freshened from the window, these ascended and flattening the prolonged candle flames, flung their smoke into the lacaria, stirring the pattern on the coffered ceiling. अब lacaria क्या होता है? सीलिंग ही होती है lacaria भी। इस पैसेज में पोएट बताता है कि वहाँ पर छोटी छोटी बॉटल्स भी थी जो कि आइवरी और कलर्ड यानी कि रंग बिरंगे ग्लास से बनी हुई थी, और उनके अंदर काफ़ी सारे आर्टिफिशियल सेंट्स भरे हुए थे जो कि फॉरेन से और अननोन कंट्री से खरीदे गए थे। उसमें से कुछ जो थे वो लिक्विड की फॉर्म में थे, कुछ जो थे वो पाउडर की फॉर्म में थे, और जैसे ही बॉटल को खोला वैसे ही जो उनके वो परफ्यूम्स की जो स्मेल थी दैट केम आउट ऑफ कोर्स, और जो सेंसेस थी वो दे वर ओवरवेल्म्ड, क्योंकि उनका जो ओडर था, जो उनकी खुशबू थी, जो उनकी स्मेल थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और वो स्ट्रॉन्ग खुशबू से किसको परेशानी हो रही थी? दैट स्ट्रॉन्ग ओडर इट ट्रबल्ड एंड कंफ्यूज्ड। वो लोग कंफ्यूज और ट्रबल हो रहे थे उससे जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग ओडर अपने अंदर इनहेल कर रहे थे। और ये जो आर्टिफिशियल और ये जो सिंथेटिक, यहाँ पर उन्होंने ये जो वर्ड यूज किया है सिंथेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं इसके मीनिंग पर। अब जो ये सिंथेटिक और ये जो आर्टिफिशियल ओडर था ये सीलिंग तक, छत तक जा रहा था। कैसे? जो फ्रेश एयर आ रही थी विंडो से, stirred by the air that freshened from the window। अब जो विंडो से यहाँ से जो हवा आ रही थी, अब हवा क्या कर रही थी? वो जो कैंडल्स की लाइट थी, जो कैंडल की लाइट थी उनको और हवा कर रही थी, और इससे जो उन कैंडल्स में से स्मोक निकलने लगा, और वो स्मोक कहाँ जा रहा था? सीलिंग्स की तरफ। और जो सीलिंग्स पे वो जो पैटर्न्स बने हुए थे, स्टरिंग द पैटर्न ऑन द कॉफर्ड सीलिंग, तो जो सीलिंग पे वो जो पैटर्न्स बने हुए थे उनको स्टर करने लगा, यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो पैटर्न्स हैं they are moving. Now this particular scene in vials of ivory and colored glass and stoppered luxury strange synthetic perfumes, ये वाली सारी जो लाइंस हैं ये लाइंस याद दिलाती हैं जो अलेक्जेंडर पोप का फेमस वर्क है रेप ऑफ द लॉक, उसमें जो बेलिंडा का ड्रेसिंग टेबल सीन है, टॉयलेट सीन है, उसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा था ये जो सिंथेटिक वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्या पता चलता है कि ये वाली जो वुमेन है मैडम सिसोस्ट्रेस, इसका जो वर्ल्ड है, इसकी जो दुनिया है, ये हाई सोसाइटी, फैशनेबल सोसाइटी, ये सारी आर्टिफिशियल है, ये सारी अननेचुरल है। ये वर्ड एक और चीज सजेस्ट करता है कि जो ये बेडरूम है ये एक रिस्पेक्टेबल, एक इज्जतदार औरत का बेडरूम लगने की बजाय एक ब्रॉथल में किसी प्रोस्टिट्यूट का रूम लगता है। नाउ दीज लास्ट, ये वाली जो लाइन्स हैं, these ascended in fattening the prolonged candle flames flung their smoke into the lacaria, ये वाली जो लाइन्स हैं ये याद दिलाती हैं जो वर्जिल की एनीड है। वर्जिल जो कि एक राइटर थे, उनकी जो फेमस एपिक है एनीड, उसमें एक सीन आता है जहाँ जो वहाँ की कार्थेज की जो क्वीन है डाइडो, वो एक बैंक्वेट देती है अपनी बिलवड के ऑनर में, जो एनियस उस बुक का हीरो है उसके ऑनर में। तो ये वाली जो लाइंस है उसकी याद दिलाती है। तो जो यहाँ पर इन पैसेजेस में, इन दोनों पैसेजेस में पोएट ने यूज किया है रेफरेंस इस इमोजन के बेडरूम का या फिर ये डाइडो का, इससे पोएट ये एम्फसाइज करता है कि ये जो लेडी है शी हैज नथिंग इन कॉमन
विद डाइडो या फिर क्लियोपैट्रा, जो उनके पैशन की ग्रेटनेस और इंटेंसिटी थी, ऑल्दो इट वाज गिल्टी, लेकिन दैट इज कॉन्ट्रास्टेड कि जो मॉडर्न वेस्टलैंड में जो द ट्रिवियलिटी ऑफ लव है, जो द पेटिनेस ऑफ लव है, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं. ह्यूज सीवुड fed with copper, burned green and orange, framed by the colored stone, in which sad light a carved dolphin swam. तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो फायर प्लेस थी जहाँ पर वो आग जलाते हैं अंदर, वहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े जो सी वुड थी, लकड़ी थी, उसके बहुत बड़े बड़े जो पीसेस थे, टुकड़े थे, वो फायर प्लेस में डाल रहे थे, वो उसके अंदर डाल रहे थे कॉपर की रॉड के द्वारा. तो जब वो कॉपर की रॉड के द्वारा वो बड़े बड़े टुकड़े उस फायर के अंदर उन्होंने डाले, तो जो फायर का कलर था वो ग्रीनिश ऑरेंज सा हो गया. क्यों? क्योंकि जो फायर प्लेस थी इट वॉज फ्रेम्ड बाय कलर्ड स्टोन्स, वहां पे वो रंग बिरंगे पत्थर जो थे उनमें फ्रेम करी हुई थी इसलिए. और जो फायर प्लेस थी उस पर एक डॉल्फिन का फिगर भी कार्व किया गया था, जो कि ऐसा लग रहा था कि इस कलर्ड लाइट में तैर रही है. अबव द एंटीक मेटल वॉज डिस्प्लेड एज दो अ विंडो गेव अपॉन द सिल्वन सीन. के जो फायर प्लेस था, एंटीक फायर प्लेस था, उसके ऊपर एक पेंटिंग टंगी हुई थी जो कि एक फॉरेस्ट सीन डिस्क्राइब करती थी. फॉरेस्ट सीन किसके बारे में था? द चेंज ऑफ फिलोमेल बाय द बार्बरस किंग सो रूडली फोर्स्ड. किसके बारे में? वो डिपिक्ट करती थी जो फिलोमेल थी. अभी मैं बताऊंगी फिलोमेल कौन थी. जो फिलोमेल थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक ब्रूटल राजा था, एक क्रूर राजा था, उसने फिलोमेल का रेप किया था, जिसने फिलोमेल का रेप किया था. Yet there the nightingale filled all the desert with inviolable voice. पर फिर भी वो एक नाइटिंगेल की तरह उसकी आवाज से पूरा डेजर्ट गूंजता था. She filled that desert with her inviolable voice, और her unbreakable voice. And still she cried, and still the world pursues, jug jug to dirty ears. तो वो फिलोमेला के थ्रू क्या बताता है यहाँ पर कि she was raped, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एक बर्ड के अंदर with a golden throat, और तब से उसकी जो आवाज़ है वो डेजर्ट्स में और फॉरेस्ट में गूंजती है. जो उसका स्वीट सा सॉन्ग वो गाती है वो पूरे डेजर्ट और फॉरेस्ट में गूंजता है. जो नाइटिंगेल्स हैं अभी भी गाती हैं अपनी पेनफुल स्टोरी, लेकिन वो सिर्फ लोगों को, जो ये मॉडर्न वेस्टलैंडर्स हैं, उनको वो सिर्फ एक सेंसलेस सा जग जग की तरह सुनाई देता है. वो नहीं समझ पाते, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि जो नाइटिंगेल के सॉन्ग का असली सिग्निफिकेंस क्या है. दैट विमेन आर स्टिल रेप्ड, दैट फोर्स अभी भी उनके अगेंस्ट यूज होता है, लेकिन पास्ट में देयर वाज ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू suffering. Now coming to the reference, ये जो लाइन है as though a window gave upon a sylvan scene वाली जो लाइन है, ये रेफरेंस है जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जब वो डिस्क्राइब करते हैं गार्डन ऑफ ईडन को, जब सेटन उसको बाहर से देखता है. सो दिस इज अ रेफरेंस टू दैट. ये जो फिलोमेला वाला सीन है, ये फिलोमेला की जो स्टोरी है, जैसे कि ओविड अपने मेटामॉर्फोसिस में डिस्क्राइब करते हैं, वो वाली स्टोरी है फिलोमेला की, कि फिलोमेला का रेप हुआ था. उसके जो सिस्टर थी, उसके हस्बैंड टेरियस ने उसका रेप किया था और उसको उसकी टंग काट दी थी और उसको एक अकेली सी जगह में उसको कैद कर दिया था. और लेकिन जो फिलोमेला होती है, जो भी उसकी सफरिंग्स होती हैं, वो सारी क्या करती है, वो एक टैपेस्ट्री में उनको वीव करती है, उसकी कढ़ाई करती है, उनको बुनती है और उसके थ्रू अपनी सिस्टर को कम्युनिकेट करती है अपनी सफरिंग. और जब उसकी सिस्टर को, उसकी बहन को ये पता चलता है, तो वो उसको उस जेल से छुड़ा देती है. तो दोनों बहनें मिलके टीरियस से बदला लेती हैं. कैसे कि उसके बेटे की फ्लैश टीरियस को फीड करती हैं एक फीस्ट के दौरान, और बाद में उसको बताती हैं कि उन्होंने क्या किया है. जैसे ही वो उन दोनों को स्टैब करने वाला होता है, उनको मारने वाला होता है, तो ही इज ट्रांसफॉर्म्ड, ही इज चेंज इनटू अ हुपो. हुपो एक तरीके का बर्ड होता है जो उसकी बीवी होती है. शी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्वॉलो. स्वॉलो भी एक तरीके का बर्ड होता है. और जो फिलोमेला होती है उसको वो चेंज हो जाती है नाइटिंगेल में. तो जो ये बार्बरस किंग है यहाँ पर, ये उसी को रेफर करता है जो जिसने फिलोमेला का रेप किया था, टेरियस ने, उसको. अब यहाँ पर आप देखोगे एंड स्टिल शी क्राइड. स्टिल वो पास्ट से पहले, उस पहले के टाइम की बात बता रहा था वो, एंड नाउ ही कम्स टू द प्रेजेंट. तो इससे पता चलता है कि उससे पोइट क्या कहता है कि जो फिलोमेला के साथ हुआ था वो आज भी जो हेल्पलेस मेडन्स हैं उनके साथ आज भी होता है. और डिफरेंस क्या है? यही कि जो फिलोमेला की सफरिंग थी, जो फिलोमेला कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बर्ड
ऑफ गोल्डन सॉन्ग। लेकिन सच ट्रांसफॉर्मेशन जो कि किसकी वजह से आई थी, जो उसकी सफरिंग थी उसकी वजह से, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आज के मॉडर्न वेस्टलैंड में मॉडर्न वेस्टलैंडर्स के लिए कंटेम्प्रेरी लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में इतना ज़्यादा डिजेनरेशन हो गया है। इसलिए नाउ द लास्ट लाइन, जग जग। अब ये जग जग क्या है? जो एलिजाबेथन पोइट्री थी, जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर पोइट्री लिखी गई थी, जो वो वाली पोइट्री थी, उसमें ये कन्वेंशंस था कि जो जग जग ये जो वर्ड्स थे वो बर्ड सॉन्ग को रिप्रेजेंट करते थे, और दैट वाज आल्सो अ यूफेमिज्म फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो एलियट जब उसको यहाँ यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है कि जो ये मॉडर्न वेस्टलैंडर्स हैं, इनके लिए नाइटिंगेल का ये जो सॉन्ग है वो कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं रखता। उनके लिए ये सिर्फ एक बर्ड सॉन्ग है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड अदर विदर्ड स्टम्प्स ऑफ टाइम वर टोल्ड अपॉन द वॉल्स, के और भी ऐसे सीन्स पुरानी लेजेंड्स में से या फिर माइथोलॉजी में से और भी ऐसे सीन्स वॉल के ऊपर कार्व किए गए हैं, लेकिन उनका कोई सिग्निफिकेंस, कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है जो ये वेस्टलैंडर्स हैं उनके लिए वो बेकार की चीजें हैं, बेकार की पुरानी चीजें हैं जो कोई मतलब नहीं रखती। स्टेयरिंग फॉर्म्स लीन्ड आउट, लीनिंग, हशिंग द रूम एनक्लोज्ड। अब जो ये फिगर्स कार्व करी गई हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बाहर झांक रही हों, कोई आवाज सुनने की कोशिश कर रही हों उस क्लोज्ड और उस साइलेंट रूम के अंदर। फुटस्टेप्स शफल्ड ऑन द स्टेयर, तो जल्दी वहां पर कुछ फुटस्टेप्स की साउंड आती है जैसे कि कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अंडर द फायर लाइट, अंडर द ब्रश, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, क्लॉड इनटू वर्ड्स, देन वुड बी savagely still। तो ये जो लेडी है उसको पता है कि ये उसका लवर है एंड शी इज एक्साइटेड। उसकी एक्साइटमेंट जो है वो इतनी ज्यादा है कि जो वो अपने बाल भा रही थी वो एकदम से दे आर स्प्रेड आउट, के जैसे दे सीम टू हैव फायरी पॉइंट्स, बट दे रिमेन स्टिल इन अ सैवेज मैनर, कि उसके बाल जो थे वो ठहरे हुए थे इन अ सैवेज मैनर। तो बेसिकली ये लाइंस क्या बताती हैं कि ये जो लेडी है उसकी जो एक्साइटमेंट है, वो जो नर्वस एक्साइटमेंट है लेडी की उसके लवर के आने पर, जो वो उसके हेयर डिस्क्राइब करता है, हर हेयर स्प्रेड आउट इन फायरी पॉइंट्स, बाल खड़े हो गए हो पॉइंट्स में। तो ये वाली जो लाइंस हैं, माय नर्व्स आर बैड टुनाइट, यस बैड, stay with me, speak to me, why do you never speak, what are you thinking of, what thinking what, I never know what you are think। तो जो लेडी है, अब कुछ टाइम के बाद जो लेडी और जो उसका लवर है, they must have indulged in the act of sex। तो जो लेडी है वो अपने लवर को बोलती है कि my nerves are bad tonight, कहने का मतलब that I'm anxious, and she's repeating yes bad, that yes I'm anxious। और वो चाहती है कि जो उसका लवर है वो उसके साथ रुके उस रात को और उससे बात करे, उससे पूछती है वाई डू यू नेवर स्पीक, स्टे विद मी, मेरे साथ रुको, स्पीक टू मी, मुझसे बात करो, तुम कभी बोलते क्यों नहीं हो, वाई डू यू नेवर स्पीक, बोलो, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम क्या सोच रहे हो, वॉट थिंकिंग वॉट, रिपीटिंग दैट रिपीटेडली, उससे बार बार पूछ रही है कि तुम क्या सोचते हो, उसको बोलती है कि मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचते हो, आई नेवर नो वॉट यू आर थिंकिंग। तो जो लवर है वो क्या रिप्लाई करता है कि उसको लगता है कि जैसे कि वो एक ऐसी गली में रह रहे हैं, ऐसी लेन में रह रहे हैं जहाँ पर जो कि रैट्स के साथ इन्फेस्टेड है, चूहों के साथ इन्फेस्टेड है, इतने सारे रैट्स कि वो एक मरे हुए आदमी की बोन्स तक भी खा जाए। अब जो ये लेडी की और ये जो लवर की जो कॉन्वर्सेशन है मीनिंगलेस है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। उससे क्या पता चलता है जो वेस्टलैंडर्स है कि वो मेंटली दे आर एम्प्टी, दे ऑल आर हॉलो मैन। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम जैसे हिंदी में कहते हैं कि उनके दिमाग में जैसे भूसा भरा हो, दैट दे आर सो बोर्ड एंड दे हैव सच रूटीन बोरिंग बनाल लाइव्स, इतनी छोटी सी कॉन्वर्सेशन में भी वो पार्ट नहीं कर सकते। नाउ दीज लास्ट टू लाइन्स, आई थिंक वी आर इन रैट्स एली वेयर द डेड मैन लॉस्ट देयर बोन्स, फेमस लाइन्स। क्रिटिक इन लाइन्स में कमेंट करके बोलते हैं कि सिर्फ लाइफ नहीं, इस मॉडर्न वेस्टलैंड में जो ये
आदमी हैं ह्यूमंस, उनके लिए डेथ का भी मीनिंग नहीं रहा. दैट नॉट जस्ट लाइफ हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग बट इवन डेथ हैज लॉस्ट ऑल मीनिंग फॉर दीज कंटेम्प्ररी मैन. और जो उनकी लाइफ है इट्स अ लिविंग डेथ, और डेथ भी उनके लिए कोई होप नहीं रखती कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा. व्हाट इज दैट नॉइज? द विंड अंडर द डोर. व्हाट इज दैट नॉइज नाउ? व्हाट इज द विंड डूइंग? नथिंग अगेन, नथिंग. डू यू नो नथिंग? डू यू सी नथिंग? डू यू रिमेंबर नथिंग? आई रिमेंबर दोज आर pearls that were his eyes. Are you alive or not? Is there nothing in your head? तो अब होता क्या है कि वहां पर अचानक से कोई आवाज आती है, कोई साउंड आती है, कोई नॉइज होती है, और वो नर्वस और एकदम से वो जो लेडी डर जाती है और वो पूछती है कि किस चीज की आवाज थी. तो जो लवर है वो रिप्लाई करता है कि हवा की आवाज थी, दरवाजे के नीचे हवा की आवाज थी. फिर लेडी फिर से पूछती है कि जब दोबारा आवाज आती है कि व्हाट इज दैट नॉइज नाउ, तो वो कहता है कि फिर पूछती है कि वो जो हवा है क्या कर रही है, व्हाट इज द विंड डूइंग. तो जो लवर है वो बोलता है नथिंग अगेन, नथिंग, कि कुछ नहीं कर रही, दैट इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, इट मेंट नथिंग. तो वो कहती है डू यू नो नथिंग? डू यू सी नथिंग? तुम्हें कुछ नहीं दिखता? डू यू रिमेंबर नथिंग? तो जो वो लेडी है वो इम्पेशेंटली उससे पूछती है कि उसको कुछ नहीं पता या उसने कुछ नहीं देखा, उसको कुछ याद नहीं है क्या. तो जो लवर है वो रिप्लाई करता है कि उसको एक लाइन याद आती है. अब ये लाइन कहाँ से है? शेक्सपियर का जो प्ले है टेम्पेस्ट, दोज आर pearls that were his eyes. शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई लाइन्स है ये वाली. तो इस पर जो लेडी है वो उससे गुस्से में पूछती है कि आर यू अलाइव और नॉट? तुम जिंदा भी हो या नहीं? तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है क्या? अपार्ट फ्रॉम ये जो तुम शेक्सपियर की मीनिंगलेस लाइन्स हैं, ये वाली जो उसने बोली, ये मीनिंगलेस चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है क्या तुम्हारे दिमाग में? जब जो उसका लवर है ये वाली लाइंस बोलता है आई रिमेंबर दोज आर pearls that were his eyes, लाइंस तो उसने बोल दी लेकिन लाइंस का कोई उसके लिए कोई स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं है. एंड व्हेन द लेडी सेज आर यू अलाइव और नॉट, इज देयर नथिंग इन योर हेड, तो जो वर्ड्स हैं उसको गुस्सा आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो उसका लवर है ही इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स हर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दैट ही इज अनेबल टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग. जो ये लेडी है उसको क्या लगता है कि उसका लवर ही इज empty headed, he is more dead than he is alive. तो जो लेडी उसको पूछ रही थी are you even alive, कि वो जो गुस्से में उससे पूछ रही थी, तो जो लवर है वो रिप्लाई करता है कि जो लाइन उसने अभी बोली जो उसको याद है, इट्स सो एलिगेंट एंड सो इंटेलिजेंट, कि वो सिर्फ मीनिंगलेस नॉनसेंस नहीं था, वो इतना एलिगेंट था, इतना इंटेलिजेंट था दैट इट वॉज नॉट मीनिंगलेस नॉनसेंस. लेकिन जो लेडी है शी इज क्लियरली डिससैटिस्फाइड, और वो कैसे पता चलता है? फिर से वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है, मैं अब क्या करूं, व्हाट शैल आई डू नाउ, व्हाट शैल आई डू. जो वो बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करती है. कहती है कि अगर उसने उससे बात नहीं करी, अगर उसके लवर ने उससे बात नहीं करी, तो वो बाहर स्ट्रीट्स पे भाग जाएगी, स्ट्रीट्स में चली जाएगी हाफ ड्रेस्ड. शी इज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड. आई शैल रश आउट as I am, जैसी मैं अभी हूँ, the way she is, that is half dressed, with my hair down, और जो उसके बाल खुले हुए हैं. तो वो पूछती है फिर आगे कि what shall we do tomorrow, अब हम कल क्या करें, what shall we ever do. Take the hot water at 10 and if it rains a closed car at 4 and we shall play a game of chess, pressing lidless eyes and waiting for a knock upon the door. तो जो लवर है वो उसको सिंपली याद दिलाता है कि जो उनकी लाइफ्स का डेली रूटीन है उसके बारे में, कि 10 बजे दे विल हैव अ हॉट बाथ, तो और अगर बारिश हुई तो वो 4 बजे कार में चले जाएंगे. जैसे वो हमेशा एक गेम ऑफ चेस खेलते हैं वैसे ही वो एक गेम खेलेंगे और ईगरली वेट करेंगे कि दरवाजे पे कोई खटखटाएगा, इंडिकेटिंग कि कोई गेस्ट आएगा या फिर कोई लेडी का लवर आएगा. अब ये जो बिगनिंग में ओ ओ ओ ओ है, इससे क्या पता चलता है? वही कि जो लवर है उसकी मेंटल एम्प्टीनेस. रैग क्या होता है? जो फर्स्ट लाइन में रैग है, अ लाइन विदाउट अ सेंस. तो जो लवर ने वो लाइन कोट करी थी, द पोल दोस पोल दैट वर हिज आईज, दैट लाइन इज मीनिंगलेस एंड डिवॉइड ऑफ सिग्निफिकेंस. वेस्टलैंडर्स के लिए, उनके लिए इट्स अ मियर रैग, बिकॉज दीज वेस्टलैंडर्स यू सी दे हैव नो लाइव्स. उन वही वो एक रूटीन रोज रोज जी रहे हैं, दे हैव नथिंग न्यू टू डू. और लास्ट में जब वो बोलता है कि प्रेसिंग लिडलेस आइज, मतलब वो किसी के अराइवल का वेट कर रहे हैं कि कोई एक्साइटमेंट शायद उनकी लाइफ में होगी. एंड इफ यू रिमेंबर वो बरियल ऑफ द डेड में भी इसी रूटीन के बारे में बात करता है. व्हेन ही टॉक्स अबाउट दैट लंदन ब्रिज वाली लाइंस, ही टॉक्स अबाउट द सेम थिंग, द डल लाइव्स ऑफ द वेस्टलैंडर्स. व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डीमॉब्ड. अब जो सीन है वो एक लंदन के एक किसी पब में या फिर किसी एक छोटे मोटे से कैफे में शिफ्ट होता है, और वहां पर हमें सेक्सुअल डीजेनरेशन और जो स्टेरिलिटी है,
सोशल स्केल, पहले उन्होंने हमें हाई क्लास दिखाया, रिमेंबर, नाउ वी आर शोन द अदर एंड ऑफ दैट स्केल, द लोअर लाइफ, द लो क्लास। और यहाँ पर भी वो वही चीज़ दिखा रहा है कि जो पुअर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वहाँ पर भी द एक्ट ऑफ सेक्स जो है, द सेक्शुअल इंटरकोर्स, द एक्ट ऑफ सेक्स, इट इज़ नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ लाइफ, बट इट इज़ प्रैक्टिस्ड फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर प्रोक्रिएशन। डीमॉब्ड क्या होता है? डीमोबिलाइज्ड, कि जब वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जब मिलिट्री सर्विस से उनको रिलीज किया गया था, दैट इज बीइंग डीमॉब्ड। और यहाँ पर स्पीकर कौन है? जो स्पीकर है वो एक फ्रेंड है लिल का, और वो जो लिल है वो किसी फ्रेंड से बात कर रही है जो कि सारे रेस्टोरेंट में बैठे हैं। किसके बारे में? कि जो लिल का हस्बैंड जब वॉर के बाद व्हेन ही वाज रीट्रेंच्ड, तो जो उसकी फ्रेंड थी उसने लिल को खुद फ्रैंकली और क्लियरली बताया था, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, यानी कि बिल्कुल फ्रैंकली, बिल्कुल क्लियरली, कि अब जब उसका पति घर वापस आ रहा है, इतने टाइम से तो वॉर में गया हुआ था लड़ने के लिए, नाउ दैट ही इज कमिंग बैक, तो उसको यानी कि लिल को शी शुड ट्राई टू मेक हर सेल्फ अ बिट मोर स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा सा उसको स्मार्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और बीच में आवाज क्या आती है? हरी अप प्लीज इट्स टाइम। यहाँ पर बार बार ये आवाज आती रहती है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। जो एक वॉइस है उनको बोल रही है कि जल्दी करो, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है। फिर जो उसकी फ्रेंड है, शी सेज फर्दर, ही वांट टू नो व्हाट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू, के जो एल्बर्ट जो वापस आ रहा है वो जानना चाहेगा कि तुमने उस पैसे के साथ क्या किया जो उसने तुम्हें दिए थे खुद के लिए एक सेट ऑफ टीथ खरीदने के लिए, दांत खरीदने के लिए। ही डिड, आई वॉज देयर, You have them all out, Lil, and get a nice set. He said, I swear I can't bear to look at you. And no more can't I said. तो वो कहती है कि he swore कि वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता था, कि यानी कि लिल की तरफ। और जो लिल की फ्रेंड है वो कहती है कि मैं खुद भी नहीं देख सकती तुम्हारी तरफ, क्योंकि जो तुम्हारे दांत हैं उनकी वजह से तुम इतनी गंदी लगती हो, इतनी रिपल्सिव लगती हो, that I can't bear to look at you myself. तो तुम्हें तो बेचारे पुअर एल्बर्ट के बारे में सोचना चाहिए। थिंक ऑफ पुअर एल्बर्ट, ही इज बीन इन द आर्मी फॉर 4 years, कि वो 4 साल से आर्मी में है। नाउ ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, कि अब जब वो घर पर वापस आएगा तो वो चाहेगा एक अच्छा टाइम बिताना और एंजॉय करना। एंड इफ यू डोंट गिव इट टू हिम देयर्स अदर्स विल, आई सेड, के और अगर वो अच्छा टाइम तुम उसको नहीं दोगी तो और भी हैं लोग उसको वो अच्छा टाइम देने वाले, यानी कि और भी औरतें हैं जिसके साथ वो अच्छा टाइम बिता सकता है। ओ इज देयर, शी सेड। तो जो लिल है वो गुस्से में पूछती है, ओ अच्छा, वाकई में ऐसी और हैं जो उसको एक अच्छा टाइम देंगे, जो उसको एंजॉय कराएंगे? समथिंग ऑफ दैट, आई सेड। तो वो कहती है ऐसी और विमेन सर्टेनली हैं। देन आई नो हु टू थैंक, शी सेड, एंड गेव मी अ स्ट्रेट लुक। तो जो लिल है वो कहती है कि अगर ऐसा है तो उसको पता है कि उसको किसको थैंक यू बोलना होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस औरतों की वो बात कर रही है उसकी फ्रेंड, यानी कि लिल की फ्रेंड, तो लिल को पता होगा कि किसको थैंक करना है अगर ऐसा कुछ होता है तो, मीनिंग यानी कि उसको अपनी फ्रेंड को थैंक करना होगा। दैट शी is that other woman। और फिर वो अब उसकी, और फिर लिल अपनी दोस्त की तरफ गुस्से से देखती है, और इस टाइम पर फिर से एक दोबारा से आवाज आती है, हरी अप प्लीज इट्स टाइम, के जल्दी करो, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया। इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ यू कांट। पर वो बातें करना अपना कंटिन्यू रखते हैं, लिल और लिल की दोस्त, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लाइक यू नो जो भी बोले जा रहा है कि बंद करना है रेस्टोरेंट, हरी अप, दे डू नॉट रियली केयर। तो जो लिल की फ्रेंड है वो फ्रैंकली लिल को कहती है कि अगर उसको उसकी एडवाइस अच्छी नहीं लगी और उसको फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को खुद स्मार्ट बनाने की उसको कोई परवाह नहीं है, तो वो जो चाहे वो कर सकती है। बट इफ एल्बर्ट मेक्स ऑफ इट वोंट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग। कहती है लेकिन अगर एल्बर्ट किसी और के साथ यू नो इफ ही हिट्स इट ऑफ विद सम अदर वुमेन, और किसी के साथ अगर वो एंजॉय करने लगता है और उनके साथ भाग जाता है, तो लिल कंप्लेन ना करे, बिकॉज उसको राइट टाइम पर वार्न कर दिया गया था और उसकी दोस्त ने उसको खुद ने उसको वार्न किया है। यू ऑट टू बी अशेम्ड, आई सेड, टू लुक सो एंटीक।
कहती है कि तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ कि तुम इतनी ओल्ड लगती हो, इतनी बूढ़ी लगती हो, जबकि रियलिटी में शी इज यंग, वो सिर्फ 31 ईयर्स की है। ब्रैकेट में लिखा है ना एंड हर ओनली 31, कि वो सिर्फ 31 साल की है, पर क्या बोल रही है कि उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी बूढ़ी लगती हो। आई कांट हेल्प इट, शी सेड, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। इट्स देम पिल्स आई टुक टू ब्रिंग इट ऑफ, शी सेड। तो लिल जो है वो रिप्लाई करती है एक सैड फेस के साथ कि वो क्या करे, वो शी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि उसने कुछ दवाइयाँ खाई थी अबॉर्शन के लिए, और जो वो दवाइयाँ थी, जो पिल्स थी, जो गोलियाँ थी, उसकी वजह से उसकी हेल्थ जो है वो डैमेज हो गई। शी इज हैड 5 ऑलरेडी एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, के उनके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, और वो जब उनका जो छठा बच्चा था जॉर्ज, जब वो पैदा हुआ तो वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी। शी नियरली डाइड। द केमिस्ट सेड इट वुड बी ऑल राइट बट आई हैव नेवर बीन द सेम। तो जो केमिस्ट था उसने उसको बताया था कि सब कुछ ठीक होगा, बट वो पिल्स लेने के बाद पहले की तरह नहीं रही। वो पिल्स लेने के बाद शी चेंज्ड। यू आर अ प्रॉपर फूल, आई सेड। तो लिल की जो फ्रेंड है वो बोलती है कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। वेल इफ एल्बर्ट वोंट लीव यू अलोन, देयर इट इज, आई सेड, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर इफ यू डोंट वांट चिल्ड्रन। एंड शी सेज कि अगर एल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है, एज इन यू नो ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो बियर करने पड़ेंगे। उन्होंने फिर शादी क्यों करी थी अगर उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो। हरी अप प्लीज, इट्स टाइम। वेल दैट संडे एल्बर्ट वाज होम, दे हैड अ हॉट gammon and they asked me in to dinner to get the beauty of it hot. Hurry up please, it's time. Hurry up please, it's time. Good night Bill, good night Lou, good night May, good night Tata, good night, good night, good night ladies, good night sweet ladies, good night, good night. अब फिर से उसको बोला जाता है कि जल्दी करो, रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो गया है, बट वो अपनी बातें करने में लगे रहते हैं। तो जो लिल की फ्रेंड है वो आगे बताती है कि उस संडे को एल्बर्ट घर वापस आ गया एंड दे हैड अ हॉट पिग फॉर डिनर, हॉट गैमन यानी कि हॉट पिग फॉर डिनर, और उन्होंने लिल की फ्रेंड जो बता रही है उसको भी इनवाइट किया था खाने पर। फिर से अब क्या होता है कि वही जो वो हरी अप वो बार बार 2 बार रिपीट करता है, और इसलिए उनको अपनी कॉन्वर्सेशन एंड करनी पड़ती है एंड दे जस्ट से गुड नाइट एंड गुड बाय टू ईच अदर, टाटा, और जल्दी जल्दी में वो लोग चले जाते हैं। नाउ ये जो लास्ट की लाइन्स है, जो ये फेयरवेल है लेडीज का आपस में, तो ये क्लोजली रिजेंबल करता है जो हैमलेट शेक्सपियर का प्ले है, उसमें जो ओफिलिया के लास्ट वर्ड हैं उनको, और जब वो शेक्सपियर की रेफरेंस यूज करता है तो दैट प्रोवाइड्स एन एडेड इम्पोर्टेंस एंड एडेड पॉइग्नेंसी टू दिस होल एपिसोड। और सजेशन क्या है कि जो लिल है वो ना सिर्फ ओल्ड और सिक हो गई है, बट शायद शी इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, कि शायद वो मरने भी वाली है। बिकॉज इफ यू नो और हैमलेट का अगर आपको समरी जानना है तो मेरे चैनल पे उसका वीडियो है, यू कैन वॉच दैट, कि जो ओफिलिया होती है वो एंड में मर जाती है, शी डाइज। सो मे बी यहाँ पर भी वही इम्प्लीकेशन है। तो इस पूरे सेक्शन में, अ गेम ऑफ चेस के सेक्शन में, काफी क्लेवरली कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करते हैं पोएट, कि कॉन्ट्रास्ट किनके बीच में, हाई लाइफ और लो लाइफ के बीच में। लेकिन ऑल्दो वो कॉन्ट्रास्ट है, लेकिन स्टिल दे रिजेंबल ईच अदर, बिकॉज दोनों के लिए ही लाइफ का मीनिंग अब खत्म हो चुका है। एक और डीपर कॉन्ट्रास्ट भी है जो कि है लाइफ इन द पास्ट और लाइफ इन द प्रेजेंट के बीच में, कि डेथ पुराने टाइम में कम से कम डेथ सफरिंग के थ्रू इट लेड टू प्योरिफिकेशन, इट लेड टू रीजनरेशन, इट लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि वो फिलोमेला वाला केस था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ना सिर्फ लाइफ बट इनफैक्ट डेथ भी, even that is devoid of significance. That will be all on A Game of Chess. I will soon be back with the Fire Sermon, जो कि वेस्टलैंड का 3rd पार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ यू वांट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे।